हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ेंगे यहाँ पे क्लास 9 साइंस चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो बायोलॉजी का चैप्टर है क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी का। तो बच्चों, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा, उसने हनी कॉम को ऑब्जर्वेशन करा और उसने पाया कि हनी कॉम की ये छोटी छोटी यूनिट से बना है, स्ट्रक्चरल यूनिट से। और यहाँ से उसको क्लू मिला और उसके बाद उसने जो ट्री होता है, ट्री की बार्क जो आउटर लेयर होती है, जो डेड सेल होती है, वो कॉर्क की बनी होती है। तो उसने कॉर्क की स्टडी करी और उसने पाया कि ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर से मिलकर बना है। तो ये छोटे छोटे स्ट्रक्चरों को उसने नाम दिया सेल्स। तो सेल्स का मतलब होता है लिटिल रूम। व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। तो बच्चों, जो डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने करी, साइंस की दुनिया में उस छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को नाम दिया गया सेल। जो ये पता लगाया गया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सारे सेल से मिलकर बने हैं। ये सेपरेट यूनिट्स से मिलकर बने हैं जिन्हें हम सेल कहते हैं। द यूज ऑफ द वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दीज यूनिट्स इज बीइंग यूज्ड टिल द डे इन बायोलॉजी। और रॉबर्ट हुक की इस डिस्कवरी के बाद ही साइंस की दुनिया में इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को सेल कहा गया, जिससे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हों, चाहे वो लॉयन हो, चाहे एलिफेंट हो, चाहे एमीबा हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे व्हेल हो। फर्दर स्टडी में ओनियन पील की जो है स्टडी की गई और ये पाया गया ओनियन पील्स। तो ओनियन अलग अलग साइज के होने के बावजूद भी ये पाया गया कि ये स्ट्रक्चरल यूनिट सेम है, चाहे वो ओनियन पील बड़े ओनियन से ली गई हो या स्मॉल ओनियन, सबका स्ट्रक्चर क्या है, सेम ही हो पाया गया। हमारी बॉडी में जो जो सेल्स हैं वो अलग अलग टाइप की सेल्स हैं, लेकिन बेसिक फंक्शन सेल का सेम होता है। अब जैसे यहाँ पे स्मूथ मसल सेल्स है, ये लॉन्ग होती हैं और थिन होती हैं। और ब्लड सेल क्या होती हैं, सर्कुलर या डिस्क शेप की होती हैं। और जो न्यूरॉन्स होता है, इसका आगे वाला जो पोर्शन होता है, जो सेल की मेन बॉडी है, इसमें न्यूक्लियस होता है। तो ये थोड़ा फ्लैटन टाइप का होता है और स्टार शेप्ड होता है। इसमें ब्रांचेज जो लगी हैं, इन ब्रांचेस को बोलते हैं डेंड्राइट। ये डेंड्राइट हुआ, ये डेंड्राइट है। और ये सेल की मेन बॉडी में जो डार्क कलर का दिख रहा है, इसको न्यूक्लियस बोला गया, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। और जो ये टेल है, इसको बोलते हैं एक्सॉन। जो ओवम सेल होती है वो सर्कुलर टाइप की होती है। बोन सेल क्या होता है, स्टार टाइप की होती है। इसमें इसके अराउंड जो है ब्रांचेज हैं जो एक बोन सेल से दूसरे बोन सेल को कनेक्ट करते हैं। और फैट सेल जो होती है क्या होती है, ओवल शेप की। तो इस प्रकार की हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप की सेल से बना हुआ है। बच्चों, बेसिकली जो क्वेश्चन आते हैं आपके पास, उस हिसाब से आप नोट्स बनाने होंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो ये नोट्स जो है आप स्टडी कर लेंगे तो आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पूरा नॉलेज हो चुका होगा। तो आपको क्या करना है, कॉपी लेनी है, नोट बनाने हैं। व्हाट इज सेल। तो ए सेल इज द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, जस्ट लाइक ए वॉल इज मेड ऑफ ब्रिक्स। जैसे कि वॉल ब्रिक से मिलकर बनी होती है, वैसे हमारी बॉडी भी सेल से मिलकर बनी होती है। आवर बॉडी इज मेड ऑफ सेल्स। एग्जाम्पल्स हो गया, हमारी बॉडी हो गया, प्लांट हो गया, डॉग हो गया, ऑल हैव सेल्स। सम लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ जस्ट वन सेल। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो केवल एक ही सेल के बने होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया। अदर्स है मिलियंस ऑफ सेल्स, जैसे कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं। वाई इज द सेल कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बिकॉज ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल्स। ऑल फंक्शंस ईटिंग, ग्रोइंग, ब्रीथिंग हैपन इन सेल्स। लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम ए सिंगल सेल। तो इन शॉर्ट हम सेल की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, वी कैन डिफाइन द सेल एज ए स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसा कि आपको शुरुआत में बता दिया था कि डिस्कवरी किसने करी सेल की, तो 1665 में करी थी और साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट हुक।
और सेल्स का जो रोमन लैंग्वेज है उसमें क्या होता है, इसका मतलब स्मॉल रूम्स। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ सेल्स को बेसिस मानते हुए जो है दो टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूनिसेलुलर, जिनमें केवल एक ही सेल होती है, जैसे अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया। मल्टी सेलुलर, मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, एग्जाम्पल ह्यूमन, ट्रीज, एनिमल्स। व्हाट डू सेल्स डू, आखिर सेल्स में क्या काम होता है? तो सेल्स आर लाइक ए टिन्नी मशीन्स, दे हेल्प अस ग्रो, हील वाउंड्स, मेक एनर्जी फ्रॉम फूड, हेल्प अस थिंक, मूव एंड ब्रीथ। यानी सारी एक्टिविटी जो है सेल से ही अंजाम होती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, देयर आर नंबर ऑफ टिनी पार्ट्स इनसाइड द सेल्स, दीज आर लाइक स्मॉल वर्कर इन द सेल। तो सेल्स के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं ये एक स्मॉल वर्कर होते हैं जो सेल के कंप्लीट वर्क को अंजाम देते हैं। इसमें है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल्स। सेल और ऑर्गेनेल्स में हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका काम होता है ट्रांसपोर्ट थिंग्स, यानी सेल के अंदर जो मैन्युफैक्चर होता है वो इन एंड आउट होता रहता है मटेरियल्स, वो काम किसका है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा है गोल्जी एपरेटस, जहाँ पैकिंग होती है, पैक्स एंड सेंस मटेरियल्स। लाइसोसोम, जो हार्मफुल जो इन्वेडर्स होते हैं उनको फिनिश करना और डेड सेल्स को जो है हटाना बॉडी से, वो काम लाइसोसोम में होता है। तो हम बोल सकते हैं दीज आर क्लीनर्स ऑफ द सेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको पावर हाउस इसलिए बोला जाता है कि रेस्पिरेशन रिएक्शन जो होती है, जहाँ एनर्जी बनती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। प्लास्टिक पढ़ेंगे हम आगे, वैक्यूल्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो सबसे पहला जो है कंपोनेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेल की आउटर कवरिंग होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ फ्लेक्सिबल आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ऑल द सेल्स विच इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो हमारी जो मतलब सेल्स की जो आउटर कवरिंग है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ये किसकी बनी होती है? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल्स फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? बाहरी जो इन्वायरमेंट होता है उसको सेपरेट करती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल्स। तो कुछ चीज़ें सेल्स के अंदर जो बनती हैं वो बाहर आती हैं सेल्स के बाहर, यानी दूसरे पार्ट्स, जो बॉडी के दूसरे पार्ट्स हैं वहाँ भेजा जाता है जहाँ कहीं भी रिक्वायर्ड हो। और कुछ चीज़ें इंटर होती हैं जो सेल के काम करने के लिए ज़रूरी है, वो सेल क्या करती है? बाहर से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेल के अंदर चली जाती हैं। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कुछ प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स, कुछ मटेरियल को अंदर नहीं आने देती। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड, इसलिए इस मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तो सेलेक्टिवली मतलब कुछ चीज़ों को ये अंदर जाने देती है और कुछ चीज़ों को अंदर नहीं आने देती, और कुछ चीज़ें बाहर जाती हैं सेल्स के बाहर और कुछ चीज़ें नहीं जाती। तो इसीलिए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक प्लेस इनटू द सेल्स? हाउ डू सब्सटेंसेस मूव आउट ऑफ द सेल्स? तो ये सब चीज़ें नोट्स में आपको ज़रूरी है लिखना। सम सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। तो कौन सी प्रोसेस के द्वारा जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है का एक्सचेंज होता है? यानी ऑक्सीजन सेल के इन होती है, अंदर जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। किस प्रोसेस के थ्रू? डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है? मटेरियल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ इसका क्या होता है? फ्लो होता है। इसको डिफ्यूजन कहा जाता है। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। फॉर एग्जाम्पल, सॉल्ट डिजोल्विंग इन वाटर। अब वाटर में कोई ये साल्ट है और
ये साल्ट आपने 1 चम्मच डाला, इसको आपने स्टर नहीं भी करोगे तब भी ये पूरा घुल जाएगा। तो ये पूरा घुलेगा किसकी वजह से? डिफ्यूजन बोलते हैं इसको। अब साल्ट में साल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वाटर में है ही नहीं, तो ज़्यादा कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ साल्ट का फ्लो हो रहा है और पूरे वाटर जो है इस प्रकार पूरा वाटर सॉल्टी हो जाता है, तो ये डिफ्यूजन हुआ। तो इसी डिफ्यूजन की प्रोसेस से हमारे सेल में एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सेल। अब रेस्पिरेशन के दरमियान क्या होता है, सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इट मूव्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन, तो सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का हाई कंसंट्रेशन होता है और आउटसाइड यानी ब्लड स्ट्रीम में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम होता है। तो सेल से बाहर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड मूव करती है एंड इज इवेंचुअली एक्सेल्ड थ्रू द नोज, और इस प्रकार ब्लड स्ट्रीम में मिलके ब्लड हार्ट में जाता है, हार्ट से लंग्स, और इस प्रकार हमारे नोज से एक्सेल हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। उसी प्रकार हम ऑक्सीजन लेते हैं। सिमिलरली ऑक्सीजन इज कैरीड आउट बाय द ब्लड स्ट्रीम टू द सेल्स व्हेन द ऑक्सीजन लेवल इनसाइड अ सेल इज लो। तो सेल के अंदर क्या है, ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, तो ब्लड स्ट्रीम से इंटर करती है ऑक्सीजन सेल के अंदर डिफ्यूजन की प्रोसेस से, यानी बाहर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, सेल के अंदर कम होता है, तो सेल के अंदर ऑक्सीजन इन हो जाती है। दस डिफ्यूजन हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द सेल्स, द ब्लड एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सचेंज ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द सेल्स, और जैसे गैसेस का एक्सचेंज होता है वैसे वाटर का भी एक्सचेंज होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन, बिल्कुल लॉ ऑफ डिफ्यूजन को फॉलो करता है। The movement of water molecules through such a selectively permeable membrane is called osmosis। तो osmosis और diffusion में केवल एक ही अंतर है, यहाँ पे क्या है, permeable जो मतलब जो लिक्विड है यानी वाटर है, वाटर के केस में हम इस डिफ्यूजन को क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे। तो वाटर शब्द, वाटर के साथ में कभी भी हम डिफ्यूजन वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि ऑस्मोसिस प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर जो है, अब जैसे यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे हमने ये सॉल्टी वाटर है, सॉल्टी वाटर यानी यूँ समझ लो इसमें 2 चम्मच हमने साल्ट के डाले और इधर क्या है 1 चम्मच साल्ट का डाला, वाटर की अमाउंट दोनों जगह बराबर है, यहाँ 1 स्पून है केवल, तो कंसंट्रेशन साल्ट का कहाँ हो गया, लेफ्ट साइड वाले बीकर में। बीच में हमने क्या कर दिया, दोनों को कनेक्ट करके, और यहाँ पर क्या लगी हुई है बीच में, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी एक कंटेनर है, बीच में जो है हमने क्या लगा रखी है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जैसे कि अंडे का जो कवर होता है उसके अंदर जो मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ही होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो उसी टाइप की हमने बीच में लगा दी, तो क्या होगा, यहाँ पर जहाँ पर 2 चम्मच हमने सॉल्ट डाला, सॉलिड का कंसंट्रेशन ज़्यादा तो होगा लेकिन वाटर का कंसंट्रेशन क्या होगा, यहाँ पे कम होगा, और यहाँ सॉलिड का कंसंट्रेशन कम है तो वाटर का कंसंट्रेशन क्या होगा, यहाँ ज़्यादा होगा। यहाँ ज़्यादा होने से वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो राइट वाला जो बीकर दिख रहा है यानी सेकंड और फर्स्ट वाला, तो यहाँ सेकंड से वाटर का फ्लो कहाँ होगा, फर्स्ट की तरफ होगा, यानी हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इस तरफ होगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ऑस्मोसिस, इस प्रोसेस को। और सेम ऑस्मोसिस प्रोसेस हमारी बॉडी की सेल्स में भी होती है। तो वाटर ऐसे मूवमेंट करता है, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अगर वाटर कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, और सेल के अंदर क्या है, कम है, तो वाटर क्या करेगा, इन करेगा, सेल के अंदर मूव करेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। तो इस प्रकार से वाटर की अवेलेबिलिटी होती है सेल में। इसी बेसिस पे हमें 3 टाइप के सॉल्यूशन मिलते हैं। एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, इफ़ द सॉल्यूशन सराउंडिंग द सेल हैज़ ए हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन इनसाइड द सेल, द सॉल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट।
water enters the cells by osmosis. Although water molecules move in both directions across the cell membrane, more water move into the cell than out. As a result, the cells gains water and swells up. This type of solution is called hypotonic solution. बोलने का मतलब है कि जैसे कोई ये सेल है, ये सेल हो गई और वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, बाहर ज़्यादा है, वाटर का कंसंट्रेशन बाहर क्या है, ज़्यादा है, मतलब इस वाले वाटर कंसंट्रेशन या सेल के अंदर जो वाटर है उसके कंसंट्रेशन से ये वाटर कंसंट्रेशन जो बाहर है वो ज़्यादा है, तो क्या होगा, ज़्यादा कंसंट्रेशन बाहर है तो वाटर कहाँ होगा, इन होगा, सेल के अंदर इन होगा वाटर, और उसकी वजह से सेल्स क्या है, फूल जाती है, स्वेलअप हो जाती है। तो ये सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, इस सॉल्यूशन को बोलेंगे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन हुआ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, इफ द सॉल्यूशन इज एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज इनसाइड द सेल, वाटर मूव्स इन एंड आउट ऑफ द सेल्स एट एन इक्वल रेट, देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब क्या है कि यहाँ भी वाटर कंसंट्रेशन दोनों जगह बराबर है, तो वाटर कंसंट्रेशन अंदर और सेल के अंदर क्या है, बराबर है, तो वाटर की मूवमेंट ही नहीं होगी। तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, इफ द सॉल्यूशन हैज लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन इनसाइड द सेल्स, इट इज हाईली कंसंट्रेटेड विथ सॉल्ट एंड शुगर। तो हाईली कंसंट्रेटेड होने का मतलब सॉल्ट और शुगर से तो क्या होगा, यहाँ वाटर का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, यानी जो सेल के अंदर जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी ये बाहरी मतलब कि बाहर क्या है, वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, कम है, और सेल के अंदर ज़्यादा है, तो सेल के अंदर से वाटर क्या करे, बाहर की तरफ चले जाएगा डिफ्यूजन, वो ऑस्मोसिस के जरिए, तो क्या हो जाएगा, ये श्रिंक कर जाएगी, और इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। Absorption of nutrients by unicellular organism and roots of plants. Unicellular organism, freshwater organism and most plant cells tend to gain water through osmosis. तो अमीबा हो गया, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, जितने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ऑस्मोसिस के जरिए इनमें वाटर इन एंड आउट होता है। दस डिफ्यूजन इज इम्पॉर्टेंट, और जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। यानी जो अमीबा, पैरामीशियन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो गैसेस एक्सचेंज होता है वैसे ही होता है सेम जो ह्यूमन बीइंग में होता है सेल्स का, और प्लांट सेल में भी ऐसे ही होता है। प्लांट सेल में क्या होता है, जो रूट्स होती हैं एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को सॉइल से, और साथ में जो बहुत सारे जो एलिमेंट्स प्लांट्स को चाहिए होते हैं, मैग्नीशियम चाहिए होता है, और कैल्शियम चाहिए होता है, और सल्फ़र चाहिए होता है सॉइल से, नाइट्रोजन चाहिए होता है, ये सब वाटर में डिज़ोल्व होके प्लांट में ट्रांसपोर्ट होते हैं जाइलम टिश्यू के जरिए। एंडोसाइटोसिस, दिस इज़ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो इनेबल्स द सेल टू इनगल्फ इन फूड। इसके जरिए क्या है, कोई फूड है सेल्स के अराउंड तो उसको इनगल्फ कर लेते हैं, यानी सेल्स उसको खा जाती हैं, यूँ सोच लो। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंडोसाइटोसिस कहा जाता है। सच प्रोसेस आर नोन एज इंडोसाइटोसिस। अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेस। लेकिन यही प्रोसेस अमीबा में ही नहीं होती, हमारी बॉडी के अंदर भी होती है। हमारी वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं WBC, बाहरी जो बैक्टीरिया होता है उसको इनगल्फ कर देती है, और एक क्या होता है, इस प्रकार का वेसिकल्स बन जाता है, और उसके बाद एक किस्म से वो रिसाइकिल होता है, उसके अंदर जो एमिनो एसिड्स वगैरह जो है तो बॉडी में रिसाइकिल हो जाता है, और बाकी जो अनडाइजेस्टेड चीज़ है वो जो है ये सेल की मेम्ब्रेन में आ जाती है वापस, और इसी को हम एक्जोसाइटोसिस भी कहा जाता है, इसका उल्टा। और
उसके बाद ये क्या हो जाता है, बॉडी में ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाती है ये चीज़ें, कुछ चीज़ें रिसाइकिल हो जाती हैं। तो ये इंडोसाइटोसिस प्रोसेस की वजह से ही होता है। यानी बड़े बड़े मॉलिक्यूल जैसे लीवर सेल में होता है, तो फैट मॉलिक्यूल्स जैसे बड़े बड़े होते हैं, प्रोटीन के मॉलिक्यूल बड़े होते हैं, तो उनको ब्रेक डाउन करता है इंडोसाइटोसिस प्रोसेस की वजह से। क्या होता है, ऐसे जैसे ये इनगल्फ करा, जैसे यहाँ पे ये पार्टिकल्स हैं, फूड पार्टिकल्स, और इस प्रकार से ये जो सेल्स है इसको जो है सराउंड कर देती है, और इस प्रकार का वेसिकल्स बन जाता है इस प्रकार, और उसके अंदर जो है फूड आ जाता है। उसके बाद सेल्स इसको डाइजेस्ट करती है, कुछ चीज़ें ब्रेक डाउन कर देती है इस प्रकार से, और इस प्रकार इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। जो लीवर सेल में भी होता है, न्यूरॉन्स में भी होता है, यानी हमारे नर्व सेल, लीवर सेल और WBC। सेल वॉल प्लांट्स में होती है। प्लांट सेल्स हैव a rigid outer layer called the cell wall which is outside the plasma membrane। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी होती है, लेकिन इसकी जो प्रोटेक्टिव एक सेल वॉल भी होती है। A strong substance that gives support and shape to the plants। जो सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। ये सेलुलोज की बनी होती है और ये बहुत स्ट्रांग होता है, प्लांट को एक शेप देता है। प्लाज्मोलाइसिस, व्हेन ए प्लांट सेल लॉसेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। तो ये प्लांट्स के केस में ही होता है, प्लांट सेल के केस में ही होता है प्लाज्मोलाइसिस। तो होता क्या है, प्लांट सेल क्या करती है, वाटर का लॉस करती है ऑस्मोसिस के ज़रिए, यानी बाहर क्या होगा, वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा, सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो क्या होता है, सेल के अंदर से वाटर मूव करता है बाहर की तरफ, तो सेल्स क्या हो जाएगी, थोड़ा श्रिंक हो जाएगी। द इनसाइड पार्ट ऑफ द सेल श्रिंक्स एंड पुल्स अवे फ्रॉम द सेल वॉल। इस प्रकार सेल वॉल से ये पोर्शन क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, यानी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, तो ये सेल वॉल से दूर हो गया। उसके बाद क्या होता है, दिस फेनोमेनन नोज एज प्लाज्मोलाइसिस। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। टर्गर प्रेशर क्या हुआ, सेल वॉल्स हेल्प प्लांट्स। अब जैसे कि ये बताया गया कि जो है ये सेल वॉल है और जो वाटर है क्या हो गया, ये हो गया मेम्ब्रेन से बाहर। अब क्या होगा, सेल वॉल भी एक इक्वल प्रेशर लगाती है अंदर की तरफ। Cell walls help plant fungi and bacteria cells stay safe in watery surroundings. In such conditions, water enters the cell by osmosis। अब वाटर जैसे ही कि एक्स्ट्रा वाटर क्या होता है कि सेल वॉल में भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इनके जरिए वाटर क्या हो जाता है, अंदर जाता है। अंदर क्या है, सेल में मेम्ब्रेन है, और ऑस्मोसिस के जरिए वाटर इंटर कर जाता है। अब इंटर करेगा वाटर तो क्या होगा, ये सेल क्या होगी, इसमें प्रेशर बढ़ेगा, ये सेल क्या होगी, स्वेलअप हो जाएगी। अब ये स्वेलअप हो गई तो क्या होता है, एज द सेल स्वेल्स इट पुशेस अगेंस्ट द सेल वॉल एंड द वॉल पुशेस बैक विथ इक्वल फोर्स। वॉल भी जो है इक्वल फोर्स लगाती है अंदर की तरफ, और इट कीप्स द सेल्स फ्रॉम से स्टॉप इट फ्रॉम बस्टिंग। और इस प्रकार से क्योंकि इक्वल फोर्स सेल वॉल भी लगाती है तो ये बस्ट नहीं हो पाती, बस्ट होने से बचा देती, यानी फट नहीं पाती, तो उसको बचाती है सेल वॉल। इसी प्रेशर को हम क्या बोल देते हैं, टर्गर प्रेशर। तो टर्गर प्रेशर हेल्प्स द प्लांट स्टे अपराइट, कीप इट्स स्टेम्स एंड लीव्स फर्म एंड गिव्स शेप टू द प्लांट। बिकॉज ऑफ देयर सेल वॉल्स, such cells can withstand much greater changes in the surroundings medium than animal cells which don't have cell wall। तो इस प्रकार से वाटर बाहर कितना भी हो सराउंडिंग्स में, तो ये क्या होता है, सेल्स को बस्ट होने से बचाता है, कौन, टर्गर प्रेशर। और प्लांट को सीधे खड़े होने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है, अपराइट। अब जैसे ये विल्टेड प्लांट है, जैसे ही हम इसमें वाटर डालते हैं तो क्या हो जाता है, ये
ये बिल्कुल अपराइट हो जाता है और ये टर्गर प्रेशर से ही पॉसिबल हो पाता है। सेल के अंदर अगर हम आयोडीन सॉल्यूशन अप्लाई करें, ओनियन पील में अगर आयोडीन सॉल्यूशन हम अप्लाई करें तो कुछ डार्क प्लेसेस हमें दिखते हैं। ये डार्क प्लेसेस इसलिए दिखते हैं कि क्योंकि ये इनका केमिकल कंपोजिशन होता है जो अलग अलग होता है। तो आयोडीन सॉल्यूशन क्या देता है, उनमें अलग अलग कलर देता है, अलग अलग केमिकल्स होने की वजह से। तो जो डार्कर प्लेस है सेल के अंदर इस प्रकार से हमें दिख जाता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। तो इसकी डीप स्टडी करते हैं। द न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड, दैट इज टू द साइटोप्लाज्म। अब क्या है कि जो सेल होती है इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, डबल लेयर होती है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिससे मटेरियल सेल में चले जाता है न्यूक्लियस से। The nucleus contains chromosomes made of DNA and protein which carry hereditary information in the form of genes। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए और प्रोटीन होता है। प्रोटीन भी डीएनए न्यूक्लियस में बनता है और इसमें डीएनए होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो एक क्या है, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। डीएनए कंट्रोल सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, साथ में ये सेल स्ट्रक्चरों भी क्या करता है, कंट्रोल करता है, और जितने फंक्शन सेल के अंदर होता है उनको कंट्रोल करता है। इन ए नॉन डिवाइडिंग सेल्स डीएनए एग्जिस्ट एज क्रोमेटिन। तो डीएनए क्या किसका बना होता है, क्रोमेटिन का बना होता है। एन इंटेंगल्ड थ्रेड लाइक मास, और इसमें क्या होते हैं, स्ट्रक्चर इसका थ्रेड लाइक होता है। जस्ट बिफोर सेल डिवीजन क्रोमेटिन condenses into visible and rod shaped chromosomes। तो इसका ब्रॉडर फॉर्म में डीएनए किस रूप में दिखता है हमें, ये दिखता है क्रोमोसोम्स, जो कि क्रोमेटिन का बना होता है। यूँ समझ लो कि डीएनए के जो स्ट्रक्चर हैं, ये छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर हैं उनसे मिलके क्रोमोसोम्स बना होता है। तो क्रोमोसोम्स की जो छोटी छोटी यूनिट हैं उनको डीएनए कह सकते हैं हम। The nucleus plays a vital role in inheritance and cell organization। The nucleus plays a central role in cellular reproduction along with the environment, determines cell development and mature form by directing the cell's chemical activities। तो जो भी जो है केमिकल एक्टिविटी सेल के अंदर होती है वो न्यूक्लियस से क्या होती हैं, डायरेक्ट होती हैं। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमें दो टाइप की सेल्स देखने को मिलती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल्स। इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल्स मे बी पुअरली डिफाइंड ड्यू टू अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्योंकि न्यूक्लियस नहीं होता तो जो न्यूक्लियर रीजन है उसके बदले में उसमें क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, और जिसको हम खाली क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। सच ऑर्गेनिज्म हु सेल्स लैक ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। प्रो का मतलब होता प्रिमिटिव, यानी जब इवोल्यूशन हुआ होगा तो सबसे पहले ये सेल्स वजूद में आई थी जिनको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। उसके बाद इवोल्यूशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, और ऑर्गेनिज्म में एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाला होगा, तो उसके बाद जो है यूकैरियोटिक सेल्स वजूद में आई जिनको हम यूकैरियोट्स बोलते हैं। सिंगल सेल्ड वाले जो, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम होगा, ये सब क्या है, यूकैरियोट्स है। और प्रोकैरियोट्स क्या हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, और जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, इस टाइप के जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं ये प्रोकैरियोट्स हो गए।
फोटोसिंथेसिस प्रोकैरियोटिक जो बैक्टीरिया होता है एक, इसमें कुछ सेल ऑर्गेनेल नहीं होते। इट इज एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेनस वेसिकल्स बैग लाइक स्ट्रक्चर बट नॉट विद द प्लास्टिड्स एज इन अदर यूकैरियोट सेल्स। जैसे कि आम प्लांट सेल्स में प्लास्टिड्स होता है, वो फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में नहीं होता। तो कुछ ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, लेकिन उनमें है तो यूकैरियोटिक सेल्स, लेकिन कुछ चीज़ें उनमें भी नहीं होती। तो बच्चों, रेस्ट ऑफ पार्ट चैप्टर का अगले वीडियो में आपको अगला वीडियो अपलोड करेंगे, तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके अगले वीडियो की जो चैप्टर का रेस्ट ऑफ पार्ट है। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।